Hello students, welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत ब्लड के पार्ट सेकंड के अंतर्गत ब्लड कोगुलेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अब सभी जानते हैं, शरीर से निकलने के बाद सामान्य जो मनुष्य है उसका रक्त जो है 5 से 8 मिनट के समय में अपनी तरलता खोकर एक अर्ध ठोस जेली के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का जमना कहते हैं। रक्त का थक्का निर्माण जो होता है बेसिकली रक्त हानि के विरुद्ध एक रासायनिक प्रतिरक्षा युक्ति होता है। नेक्स्ट हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। तो रक्त थक्का या जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट जो होता है वो फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन द्वारा बनता है जो प्लाज्मा में विलय रूप से सॉल्युबल फॉर्म में विद्यमान होता है। कोगुलेशन मैकेनिज्म द्वारा या फाइब्रिनोजन जो कि एक तंतुमय पदार्थ फाइब्रिन की जो होती है इनसॉल्युबल नेटवर्क में रूपांतरित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ब्लड कोगुलेशन के मूल सिद्धांत के अनुसार फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन थ्रोम्बिन के द्वारा होता है जो कि तरल रक्त में प्रोथ्रोम्बिन के रूप में पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन जो होता है, परिवर्तन जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा कैल्शियम आयन की क्रिया पर निर्भर करता है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो अपने भार के कई 100 गुना अधिक फाइब्रिनोजन को जमा सकता है, क्लॉट कर सकता है। तो ये 2 आर्जिनिल ग्लाइसिन बॉन्ड पर क्रिया करके पेप्टाइड बनाता है। पॉलीमराइजेशन हेतु दाता समूह जो होता है स्वतंत्र करता है जिससे डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा अणु जुड़े रहते हैं। थ्रोम्बिन जो होता है वो ब्लड कोगुलेशन क्रिया को रक्त थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण तीव्र करके गति प्रदान करता है। नेक्स्ट जो बात करेंगे रक्त में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। एक तो होता है इंट्रिंसिक या जिसे हम कहते हैं आंतर, और दूसरा क्या होता है एक्सट्रिंसिक या जिसे हम कहते हैं बाह्य स्रोत। तो थक्का निर्माण में आंतर और बहिस्थ पथ मतलब कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज एक कॉमन पाथ में कन्वर्ज होकर फाइब्रिन या थक्के का निर्माण करती है। इंट्रिंसिक पाथवेज की बात करें, आंतर पथ जो की बात करें तो आंतर पथ जो होता है पूर्ण रूप से प्लाज्मा में विद्यमान होता है। इसमें फाइब्रिन की उत्पत्ति हेतु टिश्यू से कोगुलेटिंग फैक्टर्स के योगदान की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के कोगुलेशन जो होते हैं रक्त के किसी एबनॉर्मल सरफेस पर असामान्य सतह के साथ संपर्क में आने के फलस्वरूप ट्रिगर होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवेज जो होती हैं बहिस्थ पथ प्लाज्मा के बाहर से डेरिवेटिव होने वाले फैक्टर व्युत्पन्न होने वाले जो कारक होते हैं इनके कारण इंट्रिंसिक पाथ से आंतर पथ से भिन्न होता है। यह पथ जो होता है टिश्यू पर ट्रॉमा द्वारा विमोचित होता है। टिश्यू पर क्या होता है आघात या ट्रॉमा द्वारा विमोचित होता है। इस पथ में क्या होता है इंट्रिंसिक पाथ की सतह जो होती है सरफेस एक्टिवेटेड रिएक्शंस जो होती हैं बाईपास हो जाती हैं। तो आधुनिक ज्ञान के अनुसार ब्लड कोगुलेशन की क्रिया में रक्त बिंबाणु के अतिरिक्त 13 फैक्टर्स जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। अधिकतर फैक्टर जो होते हैं एक्टिव होने के लिए परिवर्तित होते रहते हैं तथा एंजाइमेटिक कैस्केड या जिसे हम कहते हैं सोपानी जलप्रपात के रूप में ऑपरेट होते हैं। इसमें एक फैक्टर का एक्टिवेटेड फॉर्म जो होता है अगले फैक्टर के एक्टिवेशन को कैटलाइज करता है। ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस में
संबंधित जो थे विभिन्न फैक्टर के बिग्स और मैकफार्लेन नामक साइंटिस्ट ने 1966 में प्रत्येक फैक्टर को रोमन न्यूमरल से असाइन किया और एक फैक्टर जो होता है 6 जो इसका वर्णन पद्धति में है, आजकल इसे हटा दिया गया है क्योंकि ये पृथक रूप से नहीं पाया जाता। इन फैक्टर्स का वर्णन जो होता है ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म में हेल्प करता है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रिनोजन। तो विर्चोव नामक साइंटिस्ट ने 1845 में इसे बताया और हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला 4 लाख से 5 लाख कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है फाइब्रिनोजन ब्लड कोगुलेशन में एक्टिव पार्टिसिपेट करती है। फाइब्रिन जो कि कोगुलेशन की क्रिया का एंड प्रोडक्ट होता है। नई खोजों के अनुसार जो होता है फाइब्रिनोजन जो होता है माइसेला पार्टिकल्स के रूप में रहती है जो कि कोगुलेशन के समय लगभग 0.4 म्यू लंबे फाइब्रिन धागे बनाती है। तो अधिकतर फाइब्रिनोजन जो होता है लीवर में निर्मित होता है और जैविक विशेषता यह है कि इसका थक्का जमता है। कोगुलेशन के लिए विशेष एंजाइम जो होता है वो थ्रोम्बिन आवश्यक होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये फैक्टर जो होता है 1863 में स्किमिट नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने खोजा था। लीवर में निर्मित होने वाला ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके निर्माण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्सीलेटर्स तथा कैल्शियम आयन की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन का प्रारंभिक जो स्तर के अनुपात में थ्रोम्बिन की मात्रा बनती है। प्रोथ्रोम्बिन का मॉलिक्यूलर वेट लगभग 69,000 होता है जबकि थ्रोम्बिन का इससे लगभग आधा मतलब कि कितना हुआ 33,000। नेक्स्ट फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि प्लेटलेट्स और टिश्यू सेल्स में पाया जाने वाला ये फैक्टर लाइपोप्रोटीन होता है। इसकी खोज जो होती है स्किमिट ने की थी। यह टिश्यू में अपने इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में रहता है। जैसा साइंटिस्ट का नाम है कुड्रीएसोफ, इन्होंने 1948 में बताया था। प्रोकन्वर्टिन की शक्तिशाली क्रिया द्वारा जो कि प्लाज्मा में होता है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के कन्वर्जन की क्रिया जो होती है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन द्वारा फैक्टर 5th, 7th और 10th इसके अलावा कैल्शियम आयन और फॉस्फोलिपिड्स की उपस्थिति में संपन्न होती है। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो है कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन की भूमिका पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं हुई है लेकिन ये महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जो कि प्रोथ्रोम्बिन तथा न घुलने वाले फाइब्रिन थक्के के निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट फैक्टर 5th जो होता है जिसे हम कहते हैं लेबाइल फैक्टर। लेबाइल फैक्टर सर्वप्रथम 1947 में ऑरेन द्वारा बताया गया था। यह टिश्यू और प्लाज्मा फैक्टर द्वारा प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होने के लिए आवश्यक होता है। सीरम में फैक्टर 5th नहीं पाया जाता है क्योंकि ब्लड कोगुलेशन के दौरान प्रयोग में ले लिया जाता है। फैक्टर 7 जो कि जिसे हम कहते हैं स्टेबल फैक्टर, ये फैक्टर जो होता है ऑटो प्रोथ्रोम्बिन फर्स्ट भी कहलाता है। यह टिश्यू द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स के निर्माण में आवश्यक होता है। सीरम व प्लाज्मा में यह फैक्टर सदैव उपस्थित रहता है, ब्लड कोगुलेशन के प्रयोग में नहीं आता है। फैक्टर 8 जिसे हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन या इसे हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी कहते हैं। रक्त के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन के निर्माण हेतु यह फैक्टर आवश्यक होता है। सीरम में नहीं पाया जाता है क्योंकि कोगुलेशन में प्रयोग हो जाता है। इस फैक्टर की कमी से क्या होता है एनीमिया या जिसे हम कहते हैं रक्ताल्पता, है ना। नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर 9 जिसे हम क्रिसमस फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सेकेंड के नाम से जानते हैं। ये फैक्टर भी रक्त से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन के निर्माण में प्रयुक्त होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, कोगुलेशन के दौरान एक्टिव होता है।
इस प्रकार की कमी से क्रिसमस रोग हो जाता है और कोगुलेशन नहीं होता। नेक्स्ट फैक्टर 10 जो होता है जिसे हम कहते हैं स्वार्ट पावर फैक्टर। स्वार्ट पावर फैक्टर जो होता है यह फैक्टर प्लाज्मा और सीरम में पाया जाता है और इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड स्त्राव होता है। 11 फैक्टर जो होता है जिसे हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहते हैं, ये फैक्टर प्लाज्मा और सीरम में पाया जाता है। रक्त द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन के निर्माण के कार्य आता है। इसकी कमी से भी ब्लड स्त्राव, रक्त स्त्राव जो होता है वो होता है। फैक्टर 12वां जो फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं हैगमैन फैक्टर। ये फैक्टर प्लाज्मा और सीरम में पाया जाता है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन निर्माण में रक्त का सहयोग करता है। इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन धीमी गति से होता है। और लास्ट फैक्टर जिसे हम कहते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो ये विशेष रूप से ये फैक्टर जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि सॉल्युबल फाइब्रिन को अघुलनशील या इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और इसकी कमी से क्या होता है, रक्त स्त्राव होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। तो इसमें क्या होता है, रक्त बिंबाणु सेल्स जो होती है ना होकर कोशिका अंश हैं। रक्त बिंबाणु क्या होती है, सेल ऑर्गन्स होते हैं जिसका निर्माण, सेल का अंश होता है जिसका निर्माण बोन मेरो, लंग्स, लिवर और स्प्लिन में होता है। तो मैकफार्लेन नामक साइंटिस्ट और उनके कोवर्कर्स ने 1961 में सामान्य प्लाज्मा में एक महत्वपूर्ण थ्रोम्बोप्लास्टिक क्रिया की खोज की जो एक जल से गीला होने वाला धरातल जैसे जैसे शीशा की उपस्थिति में किसी टिश्यू के एक्सट्रैक्ट की भूमिका के बिना एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। तो किसी रक्त वाहिका की क्षतिग्रस्त सतह के साथ संपर्क द्वारा हैगमैन फैक्टर 12 का एक्टिवेशन सर्वप्रथम होता है। इसके साथ ही बिंबाणु जो होता है वो समूहीकृत होकर वाहिका के क्षतिग्रस्त क्षेत्र पर चिपक जाता है। उनकी सतह पर एक फॉस्फोलिपिड पदार्थ उत्पन्न होने लगता है और ये फॉस्फोलिपिड कैटालिटिक प्रोसेस के अनेक पदों में एक कोफैक्टर के रूप में आवश्यक होता है। एक्टिवेटेड हैगमैन फैक्टर जो होता है अन्य फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट जो कि 11 फैक्टर है इसको एक्टिव कर बनाता है। इसके पश्चात क्या होता है, एक्टिवेटेड फैक्टर 11 जिसे 11A के रूप में डिजिग्नेट किया जाता है क्रिसमस फैक्टर 9 पर क्रिया करके 9A प्रोड्यूस करता है। ये एक्टिवेशन जो पाथ है जो कि जाइमोजेंस के एक्टिव एंजाइम में रूपांतरित या मॉडिफाइड होते हैं। तो ये फैक्टर्स 9A एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, फैक्टर 8 जो होता है बिंबाणु से प्राप्त फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम आयन के साथ संयोजित होकर एक कॉम्प्लेक्स की रचना करता है और जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर 10 है ना एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड कोगुलेशन के जो एक्सट्रिंसिक पाथवेज या जिसे हम बहिस्थ पथ में टिश्यू क्षति और बिंबाणु के आसंजन से एडेशन से उत्पन्न होने वाले फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है जो कि प्रो कन्वर्टिंग जो कि 7 फैक्टर के साथ में अभिक्रिया कर बाह्य कारक 10 जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये फैक्टर विटामिन के की उपस्थिति में लिवर द्वारा सिंथेसिस संश्लेषित होता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 10 प्लाज्मा में लेबाइल फैक्टर 5
और फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम आयन के साथ संयोजित होकर एक थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स या जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो 10A और 5th फैक्टर प्लस फॉस्फोलिपिड कैल्शियम आयन की क्रिया द्वारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होकर एक्टिवेटेड हो जाता है। थ्रोम्बिन के प्रभाव से फाइब्रिनोजन जो होता है एक अथवा अधिक पेप्टाइड्स खो देता है। थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिनोजन के हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन के फलस्वरूप एक सॉल्युबल स्थायी फाइब्रिन या जिसे हम कहते हैं हार्ड क्लॉट का निर्माण कैल्शियम आयन और फाइब्रिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो ये जो स्थायी कारक बिंबाणु तथा प्लाज्मा दोनों में ही पाया जाता है। इनसॉल्युबल फाइब्रिन के धागे अब रक्त कोशिकाएं अर्थात रक्ताणु या श्वेताणु जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स को अपने जाल में फंसाकर ब्लड क्लॉट का निर्माण करते हैं। कुछ समय के बाद थक्का संकुचित होता है, उसमें से कुछ स्वच्छ चिपचिपा तरल मुक्त हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीरम। और सीरम जो होता है रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन के निष्कासन के फलस्वरूप निर्मित होता है। तो ये जो होती है प्रोसेस पाई जाती है। हम बात करेंगे सीगर नामक साइंटिस्ट ने 1969 में, सीगर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में ब्लड कोगुलेशन के दौरान 3 मुख्य जैव रासायनिक घटनाओं का वर्णन किया। पहला क्या बताया, ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सी जिसमें फैक्टर 10 थ्रोम्बोकाइनेज और स्वार्ट फैक्टर का निर्माण। दूसरा जो होता है थ्रोम्बिन का निर्माण और थर्ड जो होता है वो फाइब्रिन का निर्माण। तो ब्लड कोगुलेशन की शुरुआत जो होती है बिंबाणु में परिवर्तन के कारण शुरू होती है। रक्त वाहिकाएं या वेसल्स के फटने से रक्त स्राव होता है। ब्लीडिंग जो होता है वो कैसा होता है, ब्लड वेसल्स के फटने से। तो रक्त वेसल्स में चोट लगने पर ब्लड की द्रवीय अवस्था तथा ब्लड कोगुलेशन की तीव्र गति के बीच नाजुक सा एक संबंध होता है। जख्मी स्थान पर रक्त के जम जाने से पुनः सामान्य अवस्था में रक्त के लौटने के लिए कोई विधि आवश्यक होती है। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन के मिलने पर फाइब्रिनोजन में परिवर्तन आते हैं। फाइब्रिनोजन जो होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 3,40,000 और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो pH 5.5 होता है। तो सभी अमीनो एसिड संग्रहित रखता है। प्लाज्मा में 350 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर के अनुपात में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन जो होता है थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन और फाइब्रिनोपेप्टाइड में टूटता है। तो इस टूटने की प्रक्रिया में प्रोटीन जो होता है अनइवन विद्युत आवेश प्रवाहित करता है। फाइब्रिन के निर्माण की गति थ्रोम्बिन की सांद्रता पर निर्भर करती है। फाइब्रिनोजन जो होता है यूरिया में घुलनशील होता है, परंतु ब्लड क्लॉट फाइब्रिन जो होता है यूरिया में नहीं घुलता है। तो फाइब्रिन जो होता है स्टेबलाइजिंग फैक्टर और कैल्शियम आयन फाइब्रिन को अविलेय बनाते हैं। कैल्शियम आयन थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिन निर्माण की गति को तीव्र करते हैं। तो बिंबाणु की भी जो रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण होते हैं, ब्लड कोगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट हम बात करें थ्रोम्बिन जाइमोजन जो होता है यह 3 रूपों में अलग किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स, थ्रोम्बिन और ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सी। तो ये प्रिकर्सर भी रखता है। इसका दूसरा रूप जो होता है DEAE प्रोथ्रोम्बिन जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, और थर्ड रूप जो होता है जिसे हम कहते हैं प्रीथ्रोम्बिन। तो प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन की कम मात्रा बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। तो इसमें क्या होता है ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सी जाइमोजन, ऑटोथ्रोम्बिन थर्ड, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज
फैक्टर 10 और स्वार्ट फैक्टर जो होते हैं जाइमोजन के लिए लागू होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स की फिजिकल और केमिकल विशेषताएं जो होती हैं थ्रोम्बिन जाइमोजन से मिलती हैं। तो थ्रोम्बिन द्वारा प्लाज्मा ट्रांसग्लूटामिनेज एक्टिव होता है। सीरम में जाइमोजन और एंजाइम कोई नहीं पाया जाता है। थ्रोम्बिन का निर्माण जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन जो होता है वो जाइमोजन में थ्रोम्बिन का निर्माण जो होता है वो ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सी एंजाइम की उपस्थिति में होता है। स्वार्ट फैक्टर, थ्रोम्बोकाइनेज और फैक्टर 10A की उपस्थिति में 2 पेप्टाइड्स बनते हैं। तो थ्रोम्बिन के तीव्र उत्पादन जो होता है जाइमोजन से पेप्टाइड्स अलग करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है और इस एंजाइम को भी हम कार्य करने के लिए 2 मेन फैक्टर की आवश्यकता होती है। एक फैक्टर जो कि बिंबाणु में फॉस्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन और दूसरा जो होता है प्लाज्मा में पाया जाता है। किसी आघात से बिंबाणु जो होता है स्टिमुलेट होकर नष्ट होते हैं और फॉस्फोलिपिड मुक्त करते हैं। दोनों फैक्टर साथ कार्य करते हुए एंजाइम, लिपिड और एसी ग्लोब्युलिन जो कि कैल्शियम आयन द्वारा बंधित होते हैं इस कॉम्प्लेक्स को प्रभावित करते हैं। ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सी जो होता है वो जाइमोजन से ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सी का निर्माण कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन द्वारा तीव्र होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन सतही सह थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 7 की उपस्थिति में एक्टिव होता है। ऑटोप्रोथ्रोम्बिन सी के निर्माण का नियंत्रण जो होता है वो बिंबाणु के कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर और बिंबाणु को फैक्टर्स करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर थ्योरीज ऑफ ब्लड कोगुलेशन, रक्त स्पंदन के ब्लड कोगुलेशन के अन्य सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट एंड टेलर्स सिद्धांत या बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी। तो बेस्ट एंड टेलर के अनुसार ब्लड कोगुलेशन के लिए 4 पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन और फाइब्रिनोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से प्रोथ्रोम्बिन जो होता है लिवर का प्रोडक्ट होता है। प्लाज्मा में लिवर का क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। प्लाज्मा में बहुत कम मात्रा में मिलता है। फाइब्रिनोजन जो होता है सॉल्युबल स्टेज में। कैल्शियम आयन प्लाज्मा में पाए जाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है टिश्यू से प्राप्त होता है। तो जब भी किसी भाग पर चोट लगती है तो टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और यह थ्रोम्बिन एक्टिव होकर सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदलता है जो कि रक्त कोशिकाओं को घेर लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ब्लड जो होता है बिंबाणु की कोगुलेशन में कोई भूमिका नहीं होती है बल्कि ये मात्र कोगुलेशन प्रोसेस तीव्र करता है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं इनमें कोगुलेशन नहीं होता क्योंकि एंटी थ्रोम्बिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को बाहर नहीं आने देता है ना। तो ये नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉवेल थ्योरी। हॉवेल सिद्धांत जो होता है इसके अनुसार बिंबाणु की रक्त थंगा जो ब्लड कोगुलेशन जो होती है इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होकर थ्रोम्बिन बनाता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन का इसमें कोई सहयोग नहीं होता। तो प्लाज्मा का एंटी थ्रोम्बिन ब्लड वेसल्स में कोगुलेशन प्रोसेस रोकता है और यह प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन को रोकता है। जब भी कोई टिश्यू चोटग्रस्त होता है तो ये सिफेलिन उत्पन्न करता है जो कि एंटी थ्रोम्बिन को इनएक्टिव कर देता है और थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लड एंड स्पाइरो
थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है, रक्त बिंबाणु चोट लगने पर एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज उत्पन्न करते हैं, जो कि कैल्शियम आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोगुलेशन या इनहिबिटर्स ऑफ कोगुलेशन, स्कंदन के निरोधी। तो सामान्य यदि ब्लड वेसल्स में ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता, क्योंकि कोगुलेशन की प्रोसेस दो मुख्य फैक्टर द्वारा होती है। तो पहला है थ्रोम्बिन प्रोडक्ट, थ्रोम्बिन उत्पादन की अपेक्षाकृत मंद गति, और दूसरा वैस्कुलर एपिथेलियम का अनब्रोकन कंटिन्यूटी, है ना। तो रक्त वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में बनने वाला फाइब्रिन रक्त की तरलता को पुनः स्थापित करने हेतु विलीन हो जाता है, और ये प्रोसेस जो होती है फाइब्रिनोलाइसिस, फाइब्रिन लयन कहलाता है। इसकी जो होती है मेंस्ट्रुएशन और पार्चुरेशन, या जिसे हम कहते हैं रजोधर्म और प्रसव में विशेष सार्थकता होती है। तो ब्लड कोगुलेशन को रोकने के लिए दो मुख्य विधियां होती हैं। पहली होती है मैकेनिकल मेथड और दूसरी होती है केमिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड की यदि हम बात करें, तो रक्त को शरीर से बाहर रखने की स्थिति में कांच की छड़ी से निरंतर हिलाते रहने से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसी प्रकार रक्त के बर्तन या ट्यूब के सिरे पर मोम का ढक्कन लगाने पर ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता। दूसरी जो होती है केमिकल मेथड जो होती है, जो कि ऑक्सलेट या साइट्रेट ब्लड कोगुलेशन को रोकते हैं। हिपेरिन प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना रोकता है, थ्रोम्बिन को इनएक्टिव बनाता है, निष्क्रिय बनाता है। अन्य जो होते हैं स्कंदन निरोधी पदार्थ में हिरुडीन और डाइक्यूमेरोल। तो क्या होता है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस की यदि हम बात करें तो क्या है, हिरुडीन और डाइक्यूमेरोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ कोगुलेशन। तो रक्त का न जमना एक एबनॉर्मल बात होती है, असामान्य बात है, और इसकी वजह से क्या होता है, हीमोफीलिया। यदि ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा है, रक्त नहीं जम रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हीमोफीलिया। टर्म क्या होती है, हीमोफीलिया। तो यदि AHF फैक्टर की कमी हो तो बिंबाणु जो होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को स्वतंत्र नहीं कर पाते हैं, और इस कमी से हीमोफीलिया हो जाता है। तो ये जो होता है हेरिडिटरी या जेनेटिक डिसीज होती है, वंशानुगत रोग होता है, जो कि पुरुषों में, मेल्स में पाया जाता है। कुछ हद तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान रक्ताधान जो होता है द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो वेसल्स में ब्लड का थक्का जमना मौत का कारण बन सकता है। तो थ्रोम्बस जो स्टेज है, थ्रोम्बस अवस्था में थक्का जो होता है वेसल्स की दीवार से चिपका रहता है। इम्बोलस थ्रोम्बस का एक टुकड़ा है जो स्वतंत्र है और एक से दूसरी वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। वेसल्स की शुष्क जो ड्राई किनारियां जो होती हैं रक्त के थक्के के निर्माण के कारण बनती हैं, क्योंकि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त करती हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने ब्लड कोगुलेशन या रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।